कक्षा 8 गणित आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 11.1 को। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले जो चैप्टर है सीधा और प्रतिलोम समानुपात, थोड़ा उसके बारे में बेसिक बातों को हम लोग समझते हैं। इसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर हम लिख दिया अध्याय 11 है, चैप्टर का नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। तो यहाँ पे प्रतिलोम समानुपात से संबंधित हम लोग अगली प्रश्नावली में हल करेंगे, है ना। यहाँ पर प्रश्नावली 11.1 में आपको सीधा समानुपात से संबंधित प्रश्न देगा, है ना। और यहाँ पे प्रतिलोम समानुपात के लिए यहाँ पे 11.2 को हम लोग हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल में हम लोग समझते हैं कि सीधा समानुपात क्या होता है। एक बार इसके डेफिनेशन को भी समझते हैं ना, एक बार डेफिनेशन इसको हम पूरा पढ़ते हैं, फिर हम लोग उसको समझ भी लेंगे। चलिए सीधा समानुपात क्या होता है। दो राशियाँ x और y प्रत्यक्ष या सीधे अनुपात में अथवा परस्पर अनुक्रमानुपाती कही जाती हैं यदि वे साथ साथ इस प्रकार बढ़ती या घटती हैं। दोनों प्रकार से हो सकता है। हमेशा आपको दो राशियां दे देगा और वे अनुक्रमानुपाती कब कही जाएंगी, यदि वे साथ साथ इस प्रकार बढ़ती या घटती हैं कि उनके संगत मानों का अनुपात अचर रहता है। अचर मतलब कांस्टेंट रहेगा। चलिए हम लोग उसको भी समझेंगे। अर्थात यदि x बटा वाई, यहाँ पे x बटा वाई बराबर k हो, जहाँ k एक धनात्मक अचर है, तो x और y परस्पर अनुक्रमानुपाती कहलाती हैं। इस प्रकार की स्थिति में यदि x के मानों को x1 x2 के लिए y के संगत मान क्रमशः y1 y2 हो, तो यहाँ पे x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2 होता है। तो यहाँ पर हम लोग पहले समझ लेते हैं कि राशियाँ क्या होता है ना। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया राशियाँ। आप अपने दैनिक जीवन में जिन भी राशियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी वस्तु को आप वेट ही मतलब उसका भार ही माप रहे हैं, ठीक है, या फिर अपनी लंबाई ही माप रहे हैं, या फिर मान लेते हैं कोई दीवार ही हो गया, ठीक है, दीवार की लंबाई हो गया, या फिर कोई ऊंचाई हो गया, कोई भी इस प्रकार से आप माप रहे हैं। हम चलिए कई राशियाँ हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख दिया ना, यहाँ पर हम लिख दिया चलिए 30 हमने लिख दिया लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं यह राशि है ना, इसमें यहाँ पर एक संख्यात्मक मान है, साथ साथ एक मापक भी रहेगा, है ना। यहाँ पे 30 हो गया, लीटर हो गया, साथ साथ। अब जैसे आप अपने दैनिक जीवन में मान लेते हैं कहीं आपको पानी ले जाना या फिर पानी से संबंधित है, तो यहाँ पर मान लेते कोई बोतल है, उसमें 30 लीटर पानी आ रहा है, ठीक है। या फिर हम मान लेते हैं चलिए किसी की ऊँचाई है जो कि 170 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये एक राशि है 170 है, और साथ साथ यहाँ पे एक उसका मापक है। चलिए और कुछ हम लोग लिखते हैं। चलिए 20 ml हमने लिख दिया, ml लिख दिया हमने। इस प्रकार से हमने 20 ml लिख दिया। चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 5 रुपया, यहाँ पर हमने 5 रुपये लिख दिया, है ना। तो यहाँ पे जो भी राशियाँ रहेंगी उसमें एक संख्यात्मक मान रहेगा, साथ साथ उसका मापक रहेगा, है ना। चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया 5 kg, सिंपल हमने लिख दिया 5 kg। यहाँ पर एक संख्यात्मक मान है, साथ साथ यहाँ पर एक मापक है। चलिए यहाँ पर लिख भी देते हैं एक बार। यहाँ पर रहेगा एक संख्यात्मक मान उसमें रहेगा और एक उसमें रहेगा मापक। तो दैनिक जीवन में आप इन्हीं राशियों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इन राशियों को हम लोग सीधा अनुपात में कब कहेंगे, और हमेशा आपको दो राशियाँ देगा, x और y दो राशियाँ देगा। चलिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया, यहाँ पर x और y हमने लिख दिया। अब यहाँ पर चलिए फिलहाल हम लोग इसके लिए चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमने जमा धनराशि लिख दी, यहाँ पर ब्याज लिख दिया। आप बैंक में जितना अधिक धनराशि जमा करेंगे उतना अधिक आपको ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर यह जो दोनों राशियाँ हैं यह सीधा अनुपात में राशियाँ हैं ना। राशियों के बारे में हमने समझ लिया। अब यहाँ पे x y दो राशियाँ आपको दे देगा और परस्पर उन्हें अनुक्रमानुपाती आप कब कहेंगे, जब वे साथ साथ इस प्रकार बढ़ेंगी या फिर घटेंगी, है ना। तो यहाँ पर आप बैंक में जितनी अधिक धनराशि जमा करेंगे उतना अधिक आपको ब्याज मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों राशियाँ आपस में क्या है, यह सीधा समानुपात में है। एक राशि बढ़ेगी, मान लेते हैं अधिक पैसा जमा करेंगे तो अधिक ब्याज मिलेगा, कम पैसा जमा करेंगे तो कम ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों राशियाँ ये सीधा समानुपात में है। यहाँ पे देखिए पेट्रोल हमने लिख दिया लीटर में रहेगा, और यहाँ पे दूरी है, मान लेते हैं मीटर में है या फिर किलोमीटर में है, ठीक है। यहाँ पे दो राशियाँ हैं और दोनों का यहाँ पे मापक देख रहे हैं भिन्न भिन्न है, लेकिन हम लोग जब भी तुलना करेंगे तो हमेशा संख्यात्मक मान का ही तुलना करेंगे। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 1 लीटर पेट्रोल में, यहाँ पर आपकी गाड़ी मान लेते हैं कि चलिए 50 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। 1 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर चल रहा है, तो उसी प्रकार से 2 लीटर पेट्रोल रहेगा तो आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर चलेगी। 3 लीटर पेट्रोल रहेगा तो 150 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे जिस अनुपात में आपका यहाँ पे पेट्रोल का जो भी पेट्रोल रहेगा लीटर में, यह बढ़ेगा घटेगा, तो उसी अनुपात में आपकी दूरी भी क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे यह दोनों राशियाँ क्या हैं आपस में, यह दोनों राशियाँ सीधा समानुपात में हैं। यहाँ पर हम लिख दिया चीनी का भार, तो यहाँ पर चलिए मूल्य लिख देते हैं रुपए में। अब यहाँ पे चीनी का भार आपका केजी में रहेगा और मूल्य उसका रुपये में रहेगा। तो यहाँ पर चीनी मान लेते हैं 1 किलो चीनी का मूल्य 20 रुपये है। तो जब 1 किलो चीनी का आपको पता चल जाएगा, तो यदि 2 किलो का ज्ञात करना रहेगा तो फिर सिंपल इसका भी आप 2 गुना कर देंगे। जो भी दोनों राशियाँ रहेंगी, एक में आप जितना वृद्धि करेंगे, जितना गुना वृद्धि करेंगे उतना गुना आपको दूसरी राशि में वृद्धि करना पड़ेगा, है ना। मान लेते हैं यदि 1 किलो चीनी का मूल्य यदि 20 रुपये रहेगा, तो यदि मान लेते हैं कि 5 किलो का ज्ञात करना रहेगा, तो यदि एक का यहाँ पर 5 गुना कर रहे हैं ना, यहाँ पे 1 किलो चीनी का था, अब फिर आपने इसका 5 गुना किया तो यहाँ पर 20 रुपया रहेगा। तो
यहाँ पे 20 का भी आप 5 गुना करेंगे, है ना, 20 5 100 रुपया हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये राशियाँ आपस में सीधा समानुपात में है, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये सब है सीधा समानुपात में। जब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक को घटाएंगे तो दूसरी राशि का भी मान घटेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे चीनी का भार किलोग्राम में है और यहाँ पे लिख दिया मूल्य रुपए में है। अब यहाँ पे दे देगा ना 1 किलो चीनी का मूल्य यहाँ पे 36 रुपये है। तो उसी प्रकार से यदि 3 गुना, मान लेते इस राशि को आपने 3 गुना कर दिया, ठीक है, यहाँ पे 3 गुना कर दिया, यहाँ पे चीनी के भार में आपने 3 गुना कर दिया, तो यहाँ पे जो भी 1 किलो चीनी का मूल्य था उसके मूल्य में भी क्या हो जाएगा, 3 गुना वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पर जो भी चीनी का भार था यदि उसको 5 गुना कर रहे हैं ना, इसमें 5 का यदि आप गुणा कर दे रहे हैं तो यहाँ पर जो भी 1 किलो चीनी का मूल्य था इसका यहाँ पे मूल्य में भी क्या हो जाएगा, 5 का गुणा हो जाएगा, है ना। तो ये सब राशियाँ आपस में समानुपात में है। बाकी प्रश्न आएगा तो उसको हम लोग हल भी करेंगे। चलिए इसको हम लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, यहाँ पे हमेशा आपको 2 राशियाँ दे देगा। चलिए एक x रहेगा और एक y रहेगा और यहाँ पे अनुक्रमानुपाती, यहाँ पे परस्पर अनुक्रमानुपाती रहेंगे। एक राशि को बढ़ाएंगे तो दूसरा राशि का भी मान बढ़ेगा, एक राशि को घटाएंगे तो दूसरा राशि का भी मान घटेगा, है ना। तो यहाँ पे यह होता है अनुक्रमानुपाती, यह होता है अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब 2 राशियाँ सीधा समानुपात में रहेंगी, या फिर उसे अनुक्रमानुपाती भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x हमने लिख दिया, अनुक्रमानुपाती हमने y लिख दिया। अब यहाँ पर x, अब यहाँ पे जब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं ना तो हमेशा बराबर का चिन्ह आता है, साथ साथ एक कांस्टेंट भी आता है जिसको यहाँ पर k से दर्शाया जाएगा। ये इसको आपको इसके बारे में यहाँ पर हमने यहाँ पर पहले ही डेफिनेशन में लिख दिया है, जो क्या आएगा k। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं k और यहाँ पर हमने y लिख दिया। जो यहाँ पर k है, यदि इसका आप वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं तो यहाँ पर y गुणा में है तो आप बराबर की इधर पक्षांतर कर देंगे, हर में हो जाएगा। तो यहाँ पे x बटा आपको y प्राप्त हो जाएगा, बराबर यहाँ पर आपको k प्राप्त हुआ, है ना। तो यहाँ पर इसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा। जब भी 2 राशियां आपस में सीधा समानुपात में रहेंगी तो इसका मान हमेशा बराबर होना चाहिए। यहाँ पर जो k है, k का मान हमेशा फिक्स रहेगा। यहाँ पे x बटा आप y कर देंगे ना, यहाँ पे हमेशा आप संगत मान को लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखा हुआ चीनी का भार 1 किलो है, तो यहाँ पर मूल्य यहाँ पे 36 रुपये लग रहा है। तो उसी प्रकार से 3 किलो रहेगा तो इसका 3 गुना कर दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग संगत मान किस प्रकार से लेंगे, हम लोग इसको सिंपल x मान लेंगे और इसको हम लोग सिंपल y मान लेंगे। और यहाँ पर आपको ये x1 माना रहेगा तो आप इसको x1 मानेंगे और यहाँ पे संगत मान इसका क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। और यहाँ पे x2 मान लेंगे और इसको यहाँ पर y2 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर y2 हो गया, ये y3 हो जाएगा और यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोग माना रहेगा तो x3 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे संगत मान आपको हमेशा बराबर मिलेगा। जैसे यहाँ पर x1, यहाँ पे यदि लिखना रहता k का वैल्यू आपको ज्ञात करना था, यहाँ पर किस प्रकार ज्ञात करते हैं, x बटा y, है ना। तो यहाँ पर चीनी के भार को यहाँ पे x दर्शा रहा है, तो आपको यहाँ पर x1 और y1 इनका आपको तुलना करना रहेगा। तो यहाँ पर आप तुलना करेंगे इस प्रकार से, k का मान हमेशा बराबर मिलेगा। आप चाहें तो तुलना कर सकते हैं x1 बटा यहाँ पे y1 का, और बराबर रहेगा x2 बटा y2। इन संगत मानों का तुलना कर सकते हैं। x3 यहाँ बराबर लिख देते हैं, x3 बटा y3 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा। तो यहाँ पर जितने भी मान रहेंगे, यहाँ पे प्रत्येक अलग अलग प्रश्न के लिए अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर जो k का मान रहेगा, यहाँ पर आप चाहें जितना भी बढ़ाते जाएं, यहाँ पे इस राशि को आप चाहें जितना बढ़ाते जाएं, उसी के संगत जो भी यहाँ पर y का भी मान रहेगा ना, वो यहाँ पे उनका यदि हम लोग संगत मानों का जब भी हम लोग अनुपात ज्ञात करेंगे तो हमेशा k का वैल्यू आपको फिक्स ही आएगा। यहाँ पर आपको 1/36 प्राप्त होगा, है ना। यदि यहाँ पर इसको हम लोग इसको लिख देंगे ना 3 बटा यहाँ पे 108 को, तो यदि इसको भी आंसर और को हम लोग विभाजित कर देंगे तो 1/36 से प्राप्त होगा। अब इससे ज़्यादा विभाजित नहीं हो सकता। तो यहाँ पे x1 और y1 का वैल्यू हमेशा आपको 1/36 प्राप्त होगा इस प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर यह संगत मान है, यह आपस में संगत मान है, यह आपस में संगत मान है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पे 1 किलो था, 1 किलो का यहाँ पर आपने 6 किलो कर दिया, ठीक है। यहाँ पे चीनी का भार आपने 6 गुना कर दिया, तो उसी के सापेक्ष इसका भी यदि हम लोग को वैल्यू यहाँ पे लिखना रहता तो हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, 6 का गुणा कर देते हैं। यहाँ पर भार में 6 गुना हुआ है तो यहाँ पर उसका जो यहाँ पर मूल्य है इसका भी आप 6 गुना कर देते हैं, ठीक है। यदि लिखना रहेगा तो हम चलिए लिख देते हैं, 6 का गुणा कर देंगे, इसमें 6 में 6 का गुणा कर देंगे 36, 80 लगेगा फिर 3, ठीक है। और फिर 6 3 18, 18 में आप 3 जोड़ देंगे तो आपको 21 प्राप्त हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर 1 किलो का भार लिखा गया है, यहाँ पर इसको 8 गुना कर दिया गया है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है इसका भी यहाँ पर 8 गुना करके यदि आपको लिखना रहता है तो लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक को हम लोग यहाँ पे संगत मानों को लेंगे ना, तो इनका जब भी हम लोग अनुपात ज्ञात करेंगे तो हमेशा जो k रहेगा उसका वैल्यू आपको सेम ही प्राप्त होगा, ठीक है। बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आपको प्रश्न में हमेशा 2 राशियाँ दिया रहेगा, मान लेते हैं x है, ठीक है, एक राशि x है। अब इसके अलग अलग बहुत सारे मान हो सकते हैं, x1 x2 यहाँ पे लिख देते हैं, x1 x2 x3 x4, और एक दूसरी राशि आपको y दे देगा। और यहाँ पे संगत मान चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं y1 y2 y3 y4 रहेगा।
इस प्रकार से इसके अनेक भी मान हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी संगत मान रहेगा इसका हम लोग जब भी अनुपात ज्ञात करेंगे ना, तो यहाँ पे जैसे x1 बटा x2, यहाँ पे x1 बटा y1 और x2 बटा y2, x3 बटा y3, x4 बटा y4, इनके संगत मान जो रहेंगे उस k के बराबर हमेशा रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर x1 बटा y1 लिखा हुआ है ना, बराबर यहाँ पे x2 बटा y2 लिखा गया है। तो इसी प्रकार से ये प्रत्येक के लिए बराबर होगा। k का वैल्यू यहाँ पे x1 बटा x2 रहेगा बराबर, जब भी आप अनुपात ज्ञात करेंगे सबका अनुपात आपस में बराबर ही आपको प्राप्त होगा। x2 बटा y2, यहाँ पे y2 रहेगा, y1 रहेगा, यहाँ पे y1 है, x1 बटा y1, x2 बटा y2 बराबर x3 बटा यहाँ पे y3 बराबर यहाँ पे x4 बटा y4। अब जैसा प्रश्न रहेगा जितना भी उसका मान ज्ञात करना रहेगा हम लोग इसी प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। जब भी दो राशियाँ सीधा समानुपात में रहेंगे तो उनके संगत मानों का अनुपात जो अचर रहता है वो हमेशा आपको बराबर ही प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी अचर रहेगा वो हमेशा बराबर मिलेगा। बस इस कथन को आप ध्यान में रखिएगा। बस इन बातों को हमने जो भी बेसिक बात था सीधा समानुपात संबंधित, इसको हमने समझ लिया। बाकी आ जाते हैं हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों पे। प्रश्नावली में आपको पहला प्रश्न दिया गया है ना, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। यहाँ पे 4 घंटे तक, मतलब 4 घंटे तक यदि ठहरते हैं, पार्किंग करते हैं अपनी गाड़ी को, तो यहाँ पे 60 रुपया लग रहा है। 8 घंटों तक 100 रुपया, तो यहाँ पे 12 घंटों तक 140 रुपया, 24 घंटों तक 180 रुपया। जाँच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। अब प्रत्यक्ष अनुपात में रहेगा तो हमें पता है कि जो भी उनके संगत मान रहेंगे, दो राशियाँ दिया रहेगा, दो राशि आपको दे देगा, एक समय है घंटे में और यहाँ पे रुपया दे देगा। अब यहाँ पर जो भी इनके संगत मान है ये समान अनुपात में होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 4 के साथ यहाँ पर 60 है और यहाँ पे 8 के साथ यहाँ पे 100 है, और हमेशा आप संख्यात्मक मान का ही तुलना करेंगे। और यहाँ पर 12 के साथ 140 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये समान अनुपात में है कि नहीं। और प्रत्यक्ष अनुपात में रहेगा कब, जब यहाँ पे x1 बटा यहाँ पे y1 बराबर x2 बटा y2 रहेगा तब, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग x1 इसको हम लोग मान लेते हैं, ये यहाँ पर समय का वैल्यू है, यहाँ पे इसको हम लोग x1 मान लेंगे, इसको x2, इसको यहाँ पे x3, इसको हम लोग x4 मान लेंगे, और यहाँ पे इसको हम लोग y मान लेते हैं, यहाँ पे y1 और यहाँ पे y2, y3, यहाँ पे y4। लिखते हैं, जब दो राशियाँ प्रत्यक्ष अनुपात में हो तब क्या होता है। इसके लिए हमें पता है कि x1 बटा यहाँ पे x2, नहीं x1 बटा y1 रहेगा बराबर यहाँ पे x2 बटा y2 होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो यहाँ पर x1 और यहाँ पे y1 और यहाँ पे x2 बटा यहाँ पे y2, और यहाँ पे आप किसी का भी वैल्यू प्रतिस्थापित कर सकते हैं ना। आप यहाँ पर चाहें तो इसके संगत मानों को भी याद कर सकते हैं ना, x2 और यहाँ पे y2 और यहाँ पे x3 y3, इसके भी संगत मानों को आप ले सकते हैं। यहाँ पे प्रत्येक सबका यदि ना प्रत्यक्ष अनुपात में है तो सबका यहाँ पर जो भी हम लोग संगत मानों का अनुपात ज्ञात करेंगे ना, जो k रहेगा अचर, उसका प्रत्येक के लिए मान बराबर आना चाहिए, है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग फिलहाल में 2 को लेकर चेक करते हैं। यहाँ पर दे दिया गया 4, x1 का वैल्यू हमने लिख दिया होगा, क्या हमने x1 माना हुआ है। ये सब एक देखिए 2 चर हमेशा दे देगा। अब यहाँ पर जो समय है जो दे दिया घंटे में, तो यहाँ पर एक इसको x चर मान लीजिए, है ना, 2 चर आपको मानना है। तो यहाँ पर ये x का चर हो गया और यहाँ पे सभी y के चर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे x1 x2 x3 इस प्रकार से कर दीजिए, और यहाँ पे y1 y2 y3 इस प्रकार से हमने कर दिया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x1 और यहाँ पे y1 यह आपस में संगत मान है, और यहाँ पे x2 और यहाँ पे y2 यह आपस में संगत मान है। ठीक है, और यहाँ पे x3 का संगत यहाँ पे y3 दे देगा, है ना, जिसको हमने मान लिया है। ठीक है, तो चलिए सिंपल हम लोग वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना है, 4। सिर्फ आप संख्यात्मक मान को लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं संख्यात्मक मान है 4। चलिए, और यहाँ पे 4 को हमने प्रतिस्थापित कर दिया, और यहाँ पे y1 का वैल्यू है 60, यहाँ पे हर में हमने सिंपल 60 प्रतिस्थापित कर दिया। अब यहाँ पे x2 है 8 प्रतिस्थापित कर दिया, और यहाँ पे y2 जो हमने माना है वो 100 है, तो यहाँ पर हमने 100 को प्रतिस्थापित कर दिया। चलिए अंश और हर को हम लोग विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर 4 से अंश और हर विभाजित है, तो यहाँ पर 4 से हम लोग भाग देंगे ना, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। अंश को हमने 4 से भाग दे दिया, हर को भी 4 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूना 8 अधिक हो जाएगा, एक बार तो भाग चला जाएगा। 6 में से आप 4 घटा देंगे, 2 बचेगा, 2 और 0 20 हो गया, 4 5 20। यहाँ पर भाग दे दिया हमने अंश और हर को ना, 4 से विभाजित कर दिया, तो 4 एकम 4 हो गया, यहाँ पर 15 बार में पूरी तरह से विभाजित हो गया। चलिए अब इसको भी हम लोग विभाजित करते हैं, ये संख्या अंश और है ना 4 से विभाजित है, 4 से भाग देते हैं, 4 दूना 8 हो गया। अब यहाँ पे 4 से हम लोग भाग देंगे, तो 4 दूना 8, 2 बार तो भाग चला जाएगा, 10 में से 8 घटा देंगे तो 2 बचेगा और 0, 4 5 20,
तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, जब भी आप अंश और हर की जो भी संख्या है इसको विभाजित करके सबसे न्यूनतम रूप में आप लिखेंगे ना, तो यहाँ पे इनका अनुपात आपस में आपको बराबर आपको प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे 1/15 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे 2/25 प्राप्त हो रहा है। अब इससे अधिक तो हम लोग इसको विभाजित नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों मान आपको बराबर प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन हमें यह पहले इससे पता है ना, यहाँ पे इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा कि जब दो राशियाँ सीधे समानुपात में रहेंगी, या फिर प्रत्यक्ष अनुपात भी इसको लिख सकता है, या सीधे समानुपात भी लिख सकता है, या परस्पर अनुक्रमानुपाती भी लिख सकता है ना। यहाँ पे ये इन सभी कथनों का इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पे इस्तेमाल किया था प्रत्यक्ष अनुपात का। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष अनुपात में भी रहने के लिए यहाँ पर यह नियम का फॉलो होना चाहिए था कि यहाँ पे x1/y1 बराबर यहाँ पे x2/y2 यह होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जब हमने हल किया तो देख रहे हैं कि यहाँ पर मान आपको बराबर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो जब एक का ही मान बराबर नहीं हुआ, यहाँ पर अलग अलग समय तक पार्किंग करने के लिए जो भी शुल्क लिया जा रहा है, पार्किंग शुल्क ना, यहाँ पे सीधे अनुपात में नहीं है, समान अनुपात में नहीं है, या फिर कह सकते हैं प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। यहाँ पर भिन्न भिन्न समय के लिए भिन्न भिन्न रुपयों का इस्तेमाल किया जा रहा है ना। यह प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। यदि प्रत्यक्ष अनुपात में रहता तो यहाँ पर यह जो दोनों मान है, यह दोनों मान आपस में बराबर होता। यहाँ पे दोनों राशियों को हल करके देखा तो यहाँ पे प्रत्यक्ष अनुपात में भी प्राप्त नहीं हो रहा है। चाहे तो हम लोग इसको भी हल कर सकते हैं। चलिए एक बार हल करके ही आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे x3 और यहाँ पे y4 को ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर फिलहाल में तो आपको बराबर नहीं प्राप्त हुआ है, यहाँ पे ले लेते हैं x3 और यहाँ पे इसके संगत मान हो जाएगा y3, और यहाँ पे बराबर यहाँ पे x4 और हर में y4। यहाँ पे इनके भी संगत मानों का अनुपात बराबर होना चाहिए। फिलहाल में यहाँ पर नहीं मिला है, फिलहाल में यहाँ पर भी हम लोग हल करके आपको दिखा देते हैं। 12 के यहाँ पे संगत मान दे दिए गए हैं, 140 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 12, और यहाँ पर है 140, और यहाँ पर है चौथा मान दे दिए गए 24 है और 180 है। हल करते हैं इसको भी, 24 है 180 है। चलिए अंश और हर विभाजित है तो विभाजित कर लीजिए। यहाँ पे 4 से अंश और हर विभाजित होगा तो हम लोग 4 × 12, 4 × 12 हो गया। अब यहाँ पे हर को विभाजित करते हैं। यहाँ पे 4 × 12 3 बार भाग चला जाएगा, 14 में से 12 घटा देंगे, 2 बचेगा और 0, 20 हो गया। 4 × 5 = 20, यहाँ पर 35 मिला। अब इससे अधिक हम लोग इसको विभाजित नहीं कर सकते। चलिए यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे 4 × 6 = 24, 4 से अंश और हर वाली राशि विभाजित है, 4 से हम लोग फिलहाल भाग देते हैं, और फिर यदि आगे भी जाएगा तो भाग दे लेंगे। यहाँ पे 4 × 6 = 24 हो गया, 4 से हमने विभाजित कर दिया तो यहाँ पे 4 × 4 = 16 हो गया। यहाँ पे 18 में से 16 घटा देंगे, 2 बचेगा, 2 और 0, 4 × 5 = 20। अब देखिए यहाँ पर 3 से 5 × 4 = 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे फिर अंश और हर वाली राशि यहाँ पे 3 से विभाजित है, 3 से हम लोग भाग दे लेते हैं। यहाँ पर तो 3 बटा आपको 35 प्राप्त ही हुआ है। यहाँ पे 3 से 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 × 1 = 3 और 1 और 5 = 15, यहाँ पे 3 × 5 = 15, ठीक है। और जब यहाँ पर भी हल किया हमने तो यहाँ पे 3/35 आपको प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर 2 बटा आपको 15 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर एक बार भी बराबर नहीं है तभी भी मत लीजिए, लेकिन यहाँ पर तो दोनों बार यहाँ पर भी आपको भिन्न ही प्राप्त हो रहा है, ठीक। यहाँ पर भी राशियों का अनुपात आपको भिन्न ही प्राप्त हो रहा है। चलिए सबको हम लोग एक साथ ही नोट कर देते हैं। यहाँ पर हल किया था हमने, 1 बटा आपको 15 प्राप्त हुआ था, और यहाँ पे 2/25 है ना, यहाँ पे बराबर नहीं था, और यहाँ पे 3/35 और यहाँ पे 2/15। यहाँ पे सब प्रत्येक मान आपस में बराबर नहीं था, है ना। यहाँ पे सभी मान लिख देते हैं। यहाँ पर जो k है, k का वैल्यू हमेशा आपको बराबर मिलना चाहिए था। x1 बटा यहाँ पे y1, यहाँ पे जो भी संगत मान है, x2 बटा y2 बराबर x3 बटा y3, x4 बटा y4। यहाँ पर ये सब वैल्यू बराबर नहीं है, लिख देते हैं इस प्रकार से, नहीं है। अतः यहाँ पर लिख देते हैं, अतः यहाँ कार पार्किंग शुल्क, जैसे प्रश्न दे दिए गए, कार पार्किंग शुल्क, पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नहीं प्राप्त हुआ। यहाँ पर जो भी दो राशियाँ आपको दे दिया गया था उनके संगत मानों का अनुपात आपको बराबर नहीं प्राप्त हो रहा था, है ना। तो यहाँ पर हम लिख दिए, यहाँ कार पार्किंग शुल्क, यहाँ पे पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। यदि प्रत्यक्ष अनुपात में रहता तो यहाँ पर सब इस प्रकार से मिलता, ठीक है। यहाँ पे सब बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर लिख दिया हमने नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको बराबर नहीं मिल रहा था, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 हल हो गया। चलिए आ जाते हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे। एक पेंट के मूल मिश्रण बेस के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपको सारणी दे देगा, लाल रंग के पदार्थ इसमें लिखा हुआ है,
और यहाँ पे लिखा हुआ है मूल मिश्रण के भाग। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि कोई पेंट का यहाँ पे मूल मिश्रण है जिसमें यहाँ पे के 8 भाग, यदि इसके 8 भाग लिए जाते हैं तो यहाँ पे लाल रंग के पदार्थ का 1 भाग लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से मिश्रण तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर मूल मिश्रण के 8 भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पे लाल रंग के पदार्थ का भाग कितना, 1 भाग लिया जा रहा है। तो इसी प्रकार से जिस अनुपात में अब यह जो राशि लिखा गया है ना, ये 2 राशियाँ आपको दिया गया है, इसको एक को x मान लीजिए और एक को यहाँ पर हम लोग y मान लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो राशि है ये सीधे समानुपात में है। यहाँ पे लाल रंग के पदार्थ का आपने 4 गुना कर दिया है ना, यहाँ पर आपने 4 गुना कर दिया, तो इसका भी आपको 4 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 4 गुना कर देंगे तो हमें यह वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। तो हमने सिंपल इसको x मान लिया और चलिए इसको हम लोग y मान लेते हैं। यहाँ पर x1 y1 तो हो गया, अब इसको हम लोग यहाँ पे y2 मान लेते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग y3 और यहाँ पे y4 और यहाँ पे y4 हो गया और यहाँ पे चलिए y5 हमने लिख दिया। अब इसका चाहें तो यहाँ पे 8 में आप गुणा करके भी ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ पे लाल रंग के पदार्थ का यहाँ पे 4 गुना कर दिया गया, तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे 8 चौका 32 हो जाएगा। यहाँ पर 32 आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 8 एक भाग का यहाँ पे लाल रंग के भाग का यहाँ पे 7 गुना कर दिया गया है, तो यहाँ पर भी 8 7 56 आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको नियम से ज्ञात करेंगे, है ना। चलिए हम लोग लिख देते हैं, यहाँ दोनों राशियाँ सीधे अनुपात में हैं, या सीधे इस प्रकार से लिखते हैं समानुपात में हैं, तब तो यहाँ पर इनके संगत मानों का अनुपात बराबर होगा। जैसे यहाँ पर 1/8 है, तो यहाँ पर भी यदि हम लोग अंश और हर को विभाजित करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 1/8 ही प्राप्त होगा। चलिए उस प्रकार से हम लोग हल कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे x1 बटा यहाँ पे y1 बराबर इधर x2 बटा यहाँ पे y2 होना चाहिए। अब यहाँ पे x1 यह x1 हो गया आपका, है ना। यहाँ पर इनको भी लिख देते हैं हम, यह आपको x1 है और यहाँ पे यह y1 है। ठीक है, यह y1 है। चलिए यहाँ पे x1 और y1 का वैल्यू है 1/8 और चलिए x2 का वैल्यू आपको दे देगा, इसको लिख देते हैं। यह यहाँ पर x1 हो गया, यह x2 है, यहाँ पे यह x3 है, यहाँ पर x4 रहेगा, x4 और यहाँ पे यह x5 है। चलिए यहाँ पे इसका संगत मान है 4 और यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा आपको y2। तो यहाँ पर हम लोग y2 को बराबर कुतर पक्षांतर कर देते हैं, तिरे गुणा कर देते हैं। यहाँ पे y2 का यहाँ पे हर में बराबर कुतर अंश में गुणा हो जाएगा, y2 हो गया। अब यहाँ पे हर में 8 है, 8 का यहाँ पर बराबर कुतर हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, तो 4 यहाँ पे गुणते 8 हो जाएगा। तो 4 वाट है आपको y2 का वैल्यू, 4 वाट है आपको 32 प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए हम लोग फिर इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं। यहाँ पे हमें y3 का वैल्यू ज्ञात करना है। अब यहाँ पे बार बार इसको लेने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर यहाँ पर आपको गुणा भाग करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे सभी यहाँ पे प्रत्येक जो k का मान आपको ज्ञात होगा ना, x बटा y, यहाँ पे प्रत्येक के लिए k का वैल्यू आपको बराबर ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर चलिए हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे x1 बटा y1 बराबर, अब यहाँ पे x3 और यहाँ पे y3 का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे x1 और y1 का वैल्यू तो यहाँ पे 1/8 ही है, और यहाँ पे x3 की बात करें तो यहाँ पर 7 है, और यहाँ y3 का वैल्यू हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पर बटा यहाँ पे y3 का यहाँ पर अंश में गुणा हो जाएगा, यहाँ पे हर में अंश में चला जाएगा, y3 हो गया। 8 का यहाँ पर हर में अंश में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 गुणते 8 होगा। यहाँ पे y3 बराबर 7 वाट है 56 आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए यह आपको ज्ञात हो गया। यहाँ पर आपको y4 ज्ञात करना है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे इसी प्रकार रहेगा। इसी प्रकार से हमने लिख दिया y4 का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो भी हम लोगों ने y3 का वैल्यू ज्ञात किया, तो 7 में 8 का गुणा हो गया, 8 7 7 8 56 हो गया, और यहाँ पर 4 का गुणा हो गया 8 के साथ, तब यहाँ पर y2 का आपको वैल्यू ज्ञात हो गया। तो यहाँ पर जो भी संगत मान है उसको हम लोग डायरेक्ट प्रतिस्थापित करके हल कर देते हैं। यहाँ पर सिंपल आपको y4 के स्थान पर ना 12 का इसमें 8 में गुणा करना पड़ेगा आपको, है ना। आप चाहें तो इसका वैल्यू रख कर भी हल कर लीजिएगा, 12 में आपको 8 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे y4 का वैल्यू 12 वाट है, आपको 96 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से y5 हम लिख देते हैं ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पर आपको 20 का गुणा आपको प्राप्त हो जाएगा 8 में, 8 दूना 16, 160 आपको प्राप्त होगा, है ना। या फिर चलिए यहाँ पे इस प्रकार से हम लिख देते हैं, y4 का वैल्यू आपको 96 प्राप्त होगा, और यहाँ पे y5 का वैल्यू 160 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो भी अज्ञात मान था इसको हम लोगों ने यहाँ पर मान लिया, y2 y3 y4 और y5 मान लिया, और यहाँ पर हमने सबका वैल्यू ज्ञात कर दिया, है ना। जो कि आपको y2 का वैल्यू 32 ज्ञात हुआ, और यहाँ पर y3 का 56, और यहाँ पे y4 का 96, और यहाँ पे y5 का आपको 160 ज्ञात हो गया। चलिए तो यहाँ पर इस प्रकार से आप चाहें तो इसको जब उत्तर में लिखिएगा तो इस प्रकार सारणी बनाकर इसको भर भी दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। बाकी चलिए आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 पे, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 हल हो गया। यहाँ पर दिया हुआ है ना कि प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के
लिए यहाँ पर दे दिया गया 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है, तो मूल मिश्रण के 180 ml में हमें कितना लाल रंग पदार्थ मिलाना चाहिए। ठीक है, चलिए इस प्रकार से दे देगा। यहाँ पर आपको दे देगा लाल रंग के पदार्थ का एक भाग के लिए यहाँ पर आपको ml में दे देगा। चलिए इसके लिए यदि आपको सारणी बनाना रहेगा तो किस प्रकार से बनेगा हम बनाते हैं। यहाँ पे हल लिख देते हैं। यहाँ पे तीसरे वाले प्रश्न को हल करने वाले हैं। देखिए इस प्रकार से हमने सारणी बना लिया। अब यहाँ पे लिखते हैं लाल रंग का पदार्थ। यहाँ पे लिखते हैं पहले में लाल रंग का पदार्थ, यहाँ पे पदार्थ, चलिए का भाग लिख देते हैं। आपको दे दिया गया भाग, यहाँ पे दे दिया गया इसका वैल्यू 1 है और यहाँ पर नीचे आपको लिख लेना है मिश्रण, जो कि आपको ml में दे दिया गया, मतलब उसको माप रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं मूल मिश्रण, मूल मिश्रण दे दिया गया आपको ml में। चलिए यहाँ पर दे दिया गया था कि यहाँ पे लाल रंग के पदार्थ का आपको भाग दे दिया गया था एक भाग के लिए। यहाँ पे मूल मिश्रण की कितनी आवश्यकता हो रही है, यहाँ पे 75 ml, तो यहाँ पे लिख देते हैं 75। ठीक है, यहाँ पर हमने भर दिया 75 और यहाँ पहले हमने ml लिख दिया। अब चलिए और आपको दे देगा ना आवश्यकता मूल मिश्रण के, आपको ml दे देगा कितना 1800, यहाँ पर भर देते हैं, इसका आपको वैल्यू दे देगा है ना, यहाँ पे 1800, यहाँ पर ml है और यहाँ पर अज्ञात राशि ही है। हम लोग यहाँ पर इसको चलिए सिंपल x मान लेते हैं और इसको हम लोग y मान लेते हैं। अब यहाँ पर यह हो गया x1 आपका। ठीक है, चलिए यहाँ पर छोटा करके लिख देते हैं यहाँ पे x1 और यह हो जाएगा आपको x2। ठीक है, ये x1 हो गया, यह x2, इसी का वैल्यू आपको याद कर देना है। और चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं y1 और यह हो जाएगा आपको y2। और चूंकि यहाँ पर यह जो भी दोनों राशियाँ आपको दे दिए गए ये सीधे समानुपात में है ना, लिख देते हैं यहाँ, या फिर डायरेक्ट हम लोग चाहें तो फार्मूले का इस्तेमाल कर देते हैं, है ना। लिख देते हैं x1 बटा y1 बराबर यहाँ पे x2 बटा y2, यही होना चाहिए, सीधे समानुपात में है दोनों राशियाँ। चलिए यहाँ पे x1 का वैल्यू है 1 और y1 का वैल्यू है यहाँ पे 75। यदि आप सिंपल इस प्रकार सारणी बना लेते हैं तो काफ़ी आप आसानी से हल कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए लाल रंग का भाग हमने लिख दिया जो कि दे दिया गया था ना, कि यहाँ पे एक भाग के लिए यहाँ पर मूल मिश्रण का कितना ml मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको दे दिया गया था, ज्ञात करना था ना कि 1800 ml के लिए मूल मिश्रण का 1800 ml के लिए यहाँ पे लाल रंग के पदार्थ का कितना भाग का आवश्यकता होगा, यही प्रश्न पूछा था है ना। तो सिंपल हमने सारणी बनाया तो यहाँ पे इसको आप इस प्रकार से तुरंत ही हल कर पाएंगे। 1/75 x2 का वैल्यू तो आपको ज्ञात ही करना है और यहाँ पे y2 का वैल्यू 1800 है। चलिए यहाँ पर हर में है ना बराबर को उधर अंश में पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 के साथ गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पे 1800 और हर में है 75 और चलिए बराबर यहाँ पे x2। अब बस सिंपल आप इसको हल कर लेना है। देखिए यहाँ पर आपको डिवाइड करना है ना, 1800 है, चलिए यहाँ पर आपको 75 से डिवाइड करना है। चलिए इसके हम लोग अलग अलग गुणनखंड करके लिख देते हैं। यहाँ पर 18 को हमने अलग लिख दिया, यहाँ पे 100 को गुणनखंड को अलग लिख दिया। यहाँ पे 75, 25 से डिवाइड करते हैं, 25 से 75 और 25 से हमने हर को डिवाइड किया, 25 से अंश को डिवाइड कर देंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्राप्त किया हुआ 18 गुणते यहाँ पे 4 बटा यहाँ पे 3 प्राप्त हुआ। अभी 3 और 18 विभाजित है, 3 छक्का 18, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 6 चौका 24, यहाँ पे 24 आपको प्राप्त होगा। इसको हमने हल किया, अंश और को विभाजित कर देंगे या फिर 1800 में 75 से भाग देंगे, सिंपल आपको 24 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x2 यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे, x2 इस प्रकार से करके। चलिए या फिर इसको हम लोग सीधा करके भी लिख सकते हैं। x2 का वैल्यू हमने हल किया तो यहाँ पे 24 है ना, यहाँ पर 24 आपको यहाँ ज्ञात हुआ, लिख देते हैं। अतः मूल है ना, इसके संगत आपको यही मान ज्ञात हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं मूल, अतः मूल मिश्रण के 1800 ml के लिए लाल रंग रहेगा, लाल रंग के पदार्थ का 24 भाग मिलाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही हमें ज्ञात करना था, जो भी ज्ञात करना था उसको हमने ज्ञात कर दिया, लिख दिया था। मूल मिश्रण के 1800 ml के लिए लाल रंग के पदार्थ का 24 भाग मिलाना होगा, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 हल हो गया। प्रश्न 4 दे गए, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। तो यह भी आपको एक सीधा समानुपात में ही आपको यहाँ पर जो भी दो राशियाँ आपको दे देगा, है ना। तो यहाँ पर आपको 5 घंटे का ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 6 घंटे का तो आपको दे देगा कि 840 बोतलें भर रही है, तो यहाँ पे 5 घंटे में आपको ज्ञात करना है ना। तो चलिए इसके लिए भी हम पहले सारणी बनाते हैं।
और सारणी बनाकर यहाँ पे लिखते हैं। चलिए इस प्रकार से हमने सारणी बना दिया, लिख देते हैं। एक में लिख देते हैं मशीन द्वारा लिया गया समय लिख देते हैं यहाँ पे, जो कि है घंटे में। ठीक है, एक में हमने समय लिख दिया और यहाँ पे लिख देते हैं नीचे मशीन द्वारा भरी गई बोतलें, मशीन द्वारा भरी गई बोतलें। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मशीन द्वारा लिया गया समय आपको दे दिया गया था ना कि यहाँ पे 6 घंटा। चलिए 6 घंटा के इसके संगत मान आपको दे दिया गया ना 840 बोतलें, 6 घंटा में 840 बोतल। और यहाँ पे दे दिया गया वो मशीन 5 घंटे में, तो यहाँ पर आपको दे दिया गया समय, यहाँ पर 5 का वैल्यू दे दिया गया, आपको यहीं ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको सिंपल यक्स मान लेंगे, है ना, इसको हम लोग यक्स मान लेते हैं और इसको हमने वाई मान लिया। अब यह आपका वैल्यू x1 हो गया और यहाँ पर यह हो गया y1 और यहाँ पर यह हो गया x2 और यहाँ पर यह हो जाएगा y2। ठीक है, हम लोग इसको y2 लिख देते हैं। माना लिख देते हैं यहाँ पे, माना मशीन द्वारा 5 घंटे में y2 बोतलें भरी गई। ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया इसको y2 और यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ ये दोनों राशियां सीधा या सीधे समानुपात में हैं। मशीन जिस अनुपात में समय लेगी उसी अनुपात में बोतलों को भरेगी। चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया, इसको y2 मान लिया। यहाँ पर ये सीधे अनुपात में हैं राशियाँ। यहाँ पर देख रहे हैं समय 1 घंटा कम हो जा रहा है, तो उसी अनुपात में यहाँ पर बोतलों को जो भर रही है मशीन ना, यहाँ पे इनकी संख्या में भी उसी अनुपात में कमी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 से 5 हो गया, उसी अनुपात में यहाँ पर कमी होगा। चलिए y2 का वैल्यू ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया कि ये दोनों राशियाँ सीधे अनुपात में हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 बटा y1 बराबर यहाँ पे x2 बटा y2। इनके संगत मानों का जो भी अनुपात रहेगा ये भी आपस में बराबर आपको प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 बटा 840 है और यहाँ पर 5 बटा y2 का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे अंश और 6 से विभाजित है, 6 एकम 6 हो जाएगा। यहाँ पे हर को विभाजित करते हैं 6 से, तो 6 एकम 6, 8 में से 6 घटा देंगे 2 और 4 24। यहाँ पे 6 चौका 24 और 0 को इसी प्रकार से लिख देंगे, बराबर के धरे 5 बटा y2। अब यहाँ पे हम लोग इसका तिरे गुणा कर देते हैं। यहाँ पर यह हर में है ना, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, अंश में हो जाएगा y2 हो गया। अब यहाँ पे हर में बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, ये अंश में चला जाएगा, तो यहाँ पर 5 के साथ ये गुणा में चला जाएगा, 140 हो गया। तो y2 का वैल्यू यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 5 का 0 में गुणा कर देंगे तो 0 मिलेगा, 5 चौका 20 को 0 हासिल 2 लगा। ठीक है, 5 एकम 5, 5 2 7, यहाँ पे आपको 700। ठीक है, y2 का वैल्यू आपको ज्ञात हो गया 700। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः मशीन द्वारा 5 घंटे में 700 बोतलें भरी गई। ठीक है, यही आपको ज्ञात करना था। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 भी हल हो गया। प्रश्न नंबर 5 दे दिए गए, एक बैक्टीरिया, यहाँ पर बैक्टीरिया लिखा हुआ है कोष्टक में, या जीवाणु के फोटोग्राफ चित्र को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है, जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया। यहाँ पर चित्र दिखाया गया। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है? यदि फोटोग्राफ को केवल यहाँ पे 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी? यहाँ पे कह रहा है ना, आवर्धित करने का मतलब ये भी समझ सकते हैं ना कि जो बैक्टीरिया है उसको यहाँ पे जूम कर दिया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि उसको जूम ही कर दिया गया है, उसको बड़ा कर दिया गया है, उसकी लंबाई यहाँ पर 5 सेंटीमीटर कर दी गई है ना, जो कि कितना गुना उसको आवर्धित किया गया, मतलब यहाँ पर 50,000 गुना। ठीक है, उसको इतना उसको जूम किया गया है 50,000 गुना आवर्धित करके। ठीक है, यहाँ पे उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर कर दी गई है ना, अब इतना वो बड़ा दिखने लगा है ना, 5 सेंटीमीटर इतना ये बड़ा दिखने लगा है। 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई आपको 5 सेंटीमीटर दे देगा। 20,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई क्या होगी ये आपको बताना है ना। तो चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पर सारणी बना दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग दोनों वैल्यू को लिखते हैं ना, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं जीवाणु, चलिए जीवाणु करके लिख देते हैं।
लिख देते हैं जीवाणु के फोटोग्राफ फोटोग्राफ या चित्र को समझ सकते हैं, लिख देते हैं आवर्धित गुना। यहाँ पर एक में हम लोग ये लिखेंगे और यहाँ पर फिर लिखेंगे उसके फिर चित्र की लंबाई, लिख देते हैं जीवाणु करके लिख देते हैं जीवाणु के चित्र की लंबाई रहेगा, जो कि हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर पहले आपको दे दिया गया था ना कि यहाँ पे 50,000 गुना, इसको 50,000 गुना जो भी पिक्चर था ना उसको इतना जूम किया गया, ठीक है। चलिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 50,000 है। चलिए इसकी लंबाई फिर क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया है ना, सेंटीमीटर यहाँ पर हमने लिख दिया। और आपको प्रश्न में दे देगा कि 20,000 गुना, ठीक है, इतना आवर्धित करना है, मतलब इतना उसको जूम करना है। तो यहाँ पे लंबाई उसका क्या होगा यह आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको मान लेते हैं यक्स और इसको हम लोग मान लेते हैं वाई। तो यहाँ पे x1 और बटे यहाँ पर y1, ठीक है। इनका जो अनुपात रहेगा वहीं यहाँ पर x2 बटा यहाँ पे y2, ठीक है। यहाँ पे इनका भी संगत मानों का अनुपात आपको बराबर ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग वैल्यू लिख देते हैं y2, ठीक है। हम मान लेते हैं माना जीवाणु के चित्र की लंबाई, यहाँ पे y2 सेंटीमीटर में ही ज्ञात होगा, सेंटीमीटर हो जाएगी जब उसे 20,000 गुना आवर्धित किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पर भी दोनों जो राशियाँ हैं यहाँ पर यह सीधा समानुपात में ही है। यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ दोनों राशियाँ, लिखते हैं यहाँ पे राशियाँ सीधे समानुपात में है, तब यहाँ पे x1 बटा जो y1 का वैल्यू है वहीं यहाँ पे x2 बटा यहाँ पे y2 का भी मान होना चाहिए। तो यहाँ पे x1 और y1 को आपको दे देगा वैल्यू, यहाँ पे लिख देते हैं 50,000 और हर में 5 है, और यहाँ पे x2 का वैल्यू आपको दे देगा 20,000 और यहाँ पे हर में लिख देते हैं y2। इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल पक्षांतर कर देते हैं या फिर पहले विभाजित ही कर देते हैं। पहले हम लोग विभाजित कर देंगे, 5 एकम 5, यहाँ पे अंश और विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 5 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस पर कुल 4 जीरो, चलिए यहाँ पे 20,000 है, ठीक है। यहाँ पे कुल 4 जीरो, ठीक है, 2 2 4, ठीक है। अब यहाँ पे y2, अब यहाँ पर हम लोग y2 को बराबर किधर पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ पर अंश में चला जाएगा। अब यहाँ पे गुणा में है ना, यह मतलब अंश में है, यह हर में चला जाएगा 20,000 के, यहाँ पे इस पर कुल 4 जीरो और यहाँ पे 1 पर कुल 4 जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप 10 से भाग देंगे, अंश और हर को विभाजित कर देंगे 10 से ना, तो यहाँ पे 1 जीरो समाप्त हो जाएगा, फिर 10 से विभाजित कर देंगे 1 जीरो समाप्त, फिर यहाँ पे 10 से विभाजित कर देंगे 1 जीरो समाप्त, फिर 10 से विभाजित कर देंगे 1 जीरो समाप्त हो जाएगा। सिंपल आपको यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पे 20,000 है अंश में, यहाँ पे हर में 10,000 है, ठीक है। 10,000 से 20,000 में भाग देंगे, 2 बार में विभाजित कर देगा, इसका वैल्यू सिंपल 2 प्राप्त होगा, ठीक है। y2 का वैल्यू आपको 2 प्राप्त हुआ, लिख देते हैं अतः जीवाणु के चित्र को 20,000 गुना आवर्धित रहेगा करने पर उसकी लंबाई कितना, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए हो जाएगी लिख देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर यही आपको बताना था, जीवाणु का चित्र था, जब उसको 50,000 गुना जूम किया गया तो उसकी चित्र की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो गया। जब उसको 20,000 गुना आवर्धित किया जाएगा या 20,000 गुना उसको जूम किया गया, इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर उसकी लंबाई कितना हो जाएगा सेंटीमीटर में, जो कि हमने ज्ञात किया यहाँ पर 2 ज्ञात हुआ, ठीक है, 2 सेंटीमीटर यहाँ पर हल था, ठीक। और आपको प्रश्न में ये भी पूछा था ना कि इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है, ये भी आपको बताना था, है ना। तो देखिए इतना तो हमने ज्ञात कर दिया कि यहाँ पर जब जीवाणु को फोटोग्राफ को यहाँ पे आवर्धित किया गया था यहाँ पे 50,000 गुना, तो यहाँ पे उसका दे दिया गया था चित्र की लंबाई 5 सेंटीमीटर था, और यहाँ पे 20,000 गुना, यह तो हमने ज्ञात कर दिया। ज्ञात करने पर आपको 2 सेंटीमीटर ज्ञात हुआ कि 20,000 गुना जब उसको आवर्धित करेंगे, जो भी जीवाणु का फोटोग्राफ था उसको 20,000 गुना आवर्धित करेंगे तो उसकी लंबाई हमने ज्ञात किया 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आपको ये भी बताना कि जीवाणु की वास्तविक लंबाई क्या रही होगी, है ना। तो यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न दे दिया गया था, प्रश्न में दिया था कि 50,000 गुना उसको आवर्धित किया गया, मतलब जूम के हिसाब से समझ लीजिए कि 50,000 गुना जो भी उसका फोटो था ना, उसको 50,000 गुना जूम किया गया था। तो हम लोग वास्तविक 1 गुना हम लोग ज्ञात करेंगे, जो यहाँ पर उसका वास्तविक चित्र रहा होगा, जिसको यहाँ पे 50,000 गुना किया गया है, तो यहाँ पे 1 गुना रहा होगा, है ना, जो कि जो उसका वास्तविक चित्र रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं तीसरा, इस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर हम लोग मान लेंगे 1, जो कि यहाँ पर उसका वास्तविक चित्र था। इसको यहाँ पर 50,000 गुना किया गया तो उसका चित्र हो गया, उसका चित्र की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो गया था, और उसका 20,000 गुना किया गया था, तो उसका हमने ज्ञात किया इस वैल्यू को कि उसका 20,000 गुना करेंगे इस चित्र को, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब यहाँ पर बताना है जीवाणु के चित्र की लंबाई क्या होगी, है ना। तो चलिए यहाँ पर हमने y2 लिख दिया है, चलिए यहाँ पर हम y3 मान लेते हैं ना, y3 हमने मान लिया। यहाँ पर ये भी राशियाँ सीधे समानुपात में ही है ना। चलिए हम लिख देते हैं, माना, इसको भी हल कर लेते हैं, माना जीवाणु की वास्तविक रहेगा लंबाई, यहाँ पे सेंटीमीटर में ही आपको ज्ञात करना है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर में ही ज्ञात होगा, यहाँ सब राशियाँ सेम ही मात्रक में रहेंगी। यहाँ पे लिख देते हैं y3 सेंटीमीटर है, लिख देते हैं। तब जब 2 राशियाँ सीधे समानुपात में रहती हैं तो उनके संगत मान का जो भी अनुपात रहता है वो आपस में बराबर रहता है। तो चलिए आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं और आप चाहें तो इसको भी लेकर हल कर सकते हैं, आपको हल इसी करना है, ठीक है। चलिए हम इसी को ले लेते हैं, लिख देते हैं 50,000, यहाँ पे कुल 4 जीरो है, ठीक है, और हर में हो जाएगा 5, और यहाँ पे बराबर हो जाएगा इसका 1/, यहाँ पर हमने y3 लिख दिया, y3 का ही आपको वैल्यू ज्ञात कर देना है ना। यहाँ पर ये एक राशि x है, एक राशि y है, इनका अनुपात हमें पता है कि बराबर ही प्राप्त होगा, जो k का वैल्यू रहेगा वो बराबर ही प्राप्त होगा प्रत्येक यहाँ पे संगत मान के लिए, ये x1/y1 के लिए भी, x2/y2 के लिए भी, और यहाँ पर यदि आपको इसको लिखना रहेगा तो x3 लिख सकते हैं ना। फिलहाल में इसका वैल्यू हमें पता है, चलिए उसको इसी प्रकार से लेते हैं, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट मान रख दिया है ना। अब बस इसको हम लोग हल करते हैं और x3 का मान ज्ञात करते हैं, y3 का, तो y3 ज्ञात है, आंसर और 5 ही y3, तो यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर आपको 10,000 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 1 पर कुल आपको 4 जीरो प्राप्त होगा, 1/y3, ठीक है। अब y3 का वैल्यू ज्ञात करना, इसको हम लोग बराबर को उधर पहचान कर देते हैं, अंश में चल जाएगा और यह मान हर में आ जाएगा, y3 बराबर 1/, यहाँ पर है 10,000, ठीक है। अब यहाँ पे 10,000 को और क्या लिख सकते हैं आप, घातांक के नियम से लिख सकते हैं ना। यहाँ पे इसके यहाँ पर 10 कुल कितने गुणनखंड है, 4 गुणनखंड है, तो इसको हम लोग 10 पर घात 4 लिख सकते हैं ना। अब इसको हम लोग अंश में लिख देते हैं, हमें पता है कोई भी घातांक के रूप में यदि संख्या लिखी गई है, यदि हर में है, यदि उसको अंश में ले जाना है तो उस पर जो भी घात है उसको सिंपल ऋणात्मक कर दीजिए। यहाँ पे लिख देते हैं y3 का मान आप ज्ञात हो जाएगा, 10 पर घात आपको ऋण 4 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यही आपको प्राप्त हुआ, जो कि यहाँ पर हमने ज्ञात किया, माना था इसको सेंटीमीटर में, यहाँ पर जो राशि थी ये सब सेंटीमीटर में ही था, यह आपको ज्ञात हुआ सेंटीमीटर में, है ना। लिख देते हैं अतः करके, ठीक है। यह 2 इसमें प्रश्न था, एक प्रश्न को हमने पहले हल कर दिया, दूसरा यह है। अतः लिख देते हैं जीवाणु की वास्तविक लंबाई ज्ञात की हमने, तो ज्ञात हुआ 10 पर घात ऋण 4, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 हल हो गया। प्रश्न नंबर 6 दे दिया गया, एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल मास दे दिया गया 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल यहाँ पे 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है। कह रहा ना कि पहले जो भी जहाज था उसका मॉडल बना, ठीक है, और मॉडल बना तो यहाँ पे जो भी उसका मस्तूल था उसका यहाँ पे 9 सेंटीमीटर ऊंचा था, और जब वास्तविक में बना ना, जब जहाज बनकर तैयार हो गया तो वो कितना हो गया, 12 मीटर।
अब यहाँ पे सेंटीमीटर में था, अब यह मीटर में ऊंचा हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी मॉडल रहता है वो हमेशा छोटा रहता है। अब यहाँ पे वास्तविक लंबाई बना तो ये काफ़ी बड़ा है। यदि जहाज की लंबाई यहाँ पे दे देगा मीटर में, ठीक है। यहाँ पे जब ये वास्तविक लंबाई दे देगा, है ना, जो यहाँ पर जहाज बन के तैयार हो गया उसकी बात किया हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पर जहाज की लंबाई यहाँ पर 28 मीटर है, तो यहाँ पे उसके मॉडल की लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। तो जो भी यहाँ पर मॉडल रहा होगा ना उसकी लंबाई भी सेंटीमीटर में रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे उसकी यहाँ पे लंबाई भी सेंटीमीटर में ही रहेगा। और यहाँ पर ये मीटर में है तो यहाँ पर ये दे देगा, मतलब यहाँ पे मस्तूल जो वास्तविक जहाज बना ना उसका मस्तूल यहाँ पे दे दिया गया था 12 मीटर ऊँचा है। ये यदि जहाज की लंबाई आपको दे गए मीटर में, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों राशियाँ मीटर में रहेंगी और यहाँ पर जो भी दो राशियाँ रहेंगी उनका आपस में, जो हम लोग x और y मान रहे हैं ना दो राशियाँ, उनका आपस में मात्रक सेम ही रहेगा। यहाँ पर वास्तविक जो तैयार होकर बना हुआ है ना, यहाँ पर यह मीटर में, यह मीटर में, तो यहाँ पर यह जिसका जो यहाँ पर ऊंचाई दे देगा ना इतना ऊँचा है, यह सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर उसकी जो भी लंबाई रहेगी वो भी सेंटीमीटर में ही रहेगा, ठीक है। चाहे तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, आप चाहें तो सारणी बनाकर भी हल कर सकते हैं ना। चलिए बाकी हम लोग इसका वैल्यू डायरेक्ट ही रखते हैं, लिख देते हैं। यहाँ पर हल करने वाले हम लोग छठे प्रश्न को लिख देते हैं। माना जहाज के मॉडल, यहाँ पे मॉडल की लंबाई, यहाँ पे चलिए x ही मान लेते हैं, x सेंटीमीटर है। हमने पहले ही बताया कि यह राशि हमेशा सेंटीमीटर में ही रहेगा। चलिए अब यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ दोनों राशियाँ, यहाँ दोनों राशियाँ रहेगा, यहाँ दोनों राशियाँ सीधे समानुपात में हैं। तब यहाँ पर जो भी जहाज के मॉडल का मस्तूल था यहाँ पे 9 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर यह जब वास्तविक बना ना तो 12 मीटर हो गया। तो यहाँ पे जिस अनुपात में यहाँ पर वृद्धि हुआ उसी अनुपात में यहाँ पर वृद्धि होगा, जो कि यहाँ पर यक्स था, यक्स हमने माना हुआ है। अब यहाँ पे इसका भी उसी अनुपात में वृद्धि होकर 28 होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया, बाकी यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं ना डायरेक्ट, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसका मान रखते हैं। यहाँ पर 9 था तो यहाँ पर यह कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है, 9 से 12 हो गया। अब यहाँ पर हमने इसको माना हुआ है यक्स, अब यक्स और यहाँ पे जो बाद में इसका लंबाई हो गया है वास्तविक जब बना हुआ है तो यहाँ पे 28 मीटर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल 28 प्रतिस्थापित कर देते हैं, बस इसको सिंपल आपको हल कर लेना है। यहाँ पर हमने पहले लिख दिया कि दोनों राशियाँ सीधे अनुपात में हैं। आप चाहें तो यदि कन्फ्यूजन हो तो आप सारणी बनाकर भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों राशियाँ सीधे समानुपात में थी इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर यदि x1 x2 करके माना रहेगा तो यहाँ पे x1 बटा y1 हो जाएगा, यहाँ पर x2 बटा y2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने सिंपल x मानकर इसको हल कर लिया। देखिए यहाँ पर जिस अनुपात में यहाँ पे मॉडल जो जहाज था, जहाज का जो मॉडल था उसके मस्तूल यहाँ पे 9 सेंटीमीटर था, अब जब वास्तविक बना तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर जो इस अनुपात में यहाँ पर इसकी ना यहाँ पर मस्तूल का जिस प्रकार से ऊंचाई का अनुपात बढ़ा उसी अनुपात में यह भी बढ़ेगा, ठीक है। जो यहाँ पर जहाज की लंबाई था तो यहाँ पर हमने x मान लिया, जो मॉडल की लंबाई थी उसको x मान लिया, उसी अनुपात में जो वास्तविक जहाज बना उसकी यहाँ पर लंबाई हमने लिख दिया, इसका अनुपात आपस में बराबर रहेगा। चलिए यहाँ पे हर में बराबर उत्तर पक्षांतर कर देते हैं, अंश में हो जाएगा, सिंपल हमें x का वैल्यू याद करना है। तो यहाँ पर चाहे तो अंश और हर को यहाँ पर विभाजित भी कर सकते हैं। चलिए फिलहाल में हम लोग यहाँ पे हर में अंश में कर देते हैं, यहाँ पे 9 बटा 12 हो गया और यहाँ पे गुणते 28 हो गया, यहाँ पे हर में था अंश में चलाया। चलिए x बराबर, अब इसको हम लोग हल करते हैं सिंपल, यहाँ पे अंश और 3 से विभाजित है, 3 3 9 हो जाएगा, 3 चौका 12, ठीक है। यहाँ पे अंश और को हमने विभाजित कर दिया, गुणते यहाँ पर 28 है, यहाँ पे लिख देते हैं 28 बराबर x, यहाँ पे 4 7 28, यहाँ पे लिख देते हैं 3 गुणते 7 हो गया बराबर इधर x, यहाँ पे 3 7 21, यहाँ पे 21 हो गया बराबर यहाँ पे x बराबर यहाँ पर हम लिख देते हैं 21, ठीक है। और जो कि आपको ज्ञात हो गया यह सेंटीमीटर में है, ठीक है। अतः लिख देते हैं जहाज के मॉडल की लंबाई यहाँ पे सेंटीमीटर हमने ज्ञात किया 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक बार हम आपको जो अनुपात है इनका ज्ञात करके आपको दिखा भी देते हैं। देखिए जो यहाँ पर था ना 9 से यहाँ पर 12 हो गया ना, तो यहाँ पर 9 और 12 का यदि हम लोग अनुपात ज्ञात कर देंगे ना तो यहाँ पे 3 से अंश और विभाजित है, यहाँ पे 3 3 9 3 चौका 12, यहाँ पर इसको हल करने पर अनुपात आपको
यहाँ पे के का वैल्यू, यदि के का वैल्यू की बात करें ना तो यहाँ पे के का वैल्यू 3/4 प्राप्त हुआ, यहाँ पर भी प्राप्त होना चाहिए। तो यक्स का वैल्यू हमने ज्ञात किया कितना, 21 ज्ञात किया। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर के का मान आपको बराबर प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 21 हो गया, हर में आपको 28 है, ठीक है। यहाँ पर आंसर हो ना 7 सिवाय थे, 7 × 21 हो जाएगा, 7 × 4 = 28 हो गया। यहाँ पर भी देख रहे हैं जो के है अचर है, इसका वैल्यू यहाँ पर भी अनुपात आपको बराबर ही प्राप्त हो रहा है ना। जो भी संगत मान दे दिए गए थे, यदि 2 राशियाँ माना रहेगा तो इसको 2 राशियाँ भी समझ सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो भी 2 अलग अलग राशियाँ दे दिए गए था, उनके संगत मानों का हमने अनुपात जब ज्ञात किया ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको अनुपात, संगत अनुपात आपको बराबर ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको हल करके भी दिखाया, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख दिया था जहाज़ के मॉडल की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, और यही इस प्रश्न का हल है। प्रश्न नंबर 7 दे देगा, मान लीजिए 2 kg चीनी में 9 × 10⁻6 क्रिस्टल है, इतने क्रिस्टल है, निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे, यह आपको बताना है। यहाँ पर 2 किलो केजी में यहाँ पे इतने जो क्रिस्टल मतलब यहाँ पर होता है ना, मतलब यहाँ पे जो भी जितने भी टुकड़े होते हैं चीनी में, प्रत्येक टुकड़े को गिना गया है, ठीक है। जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं चीनी में, तो यहाँ पे 9 × 10⁻6 इतने क्रिस्टल होते हैं। यहाँ पे 2 किलो चीनी में आपको दे दिया गया है, तो यहाँ पे 5 किलो का ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 2 किलो चीनी का यहाँ पर दे दिया गया ना, तो यहाँ पे जिस अनुपात, यहाँ पे 2 का यहाँ पे संगत अनुपात, किलो का यहाँ पर क्रिस्टल के साथ यहाँ पे संगत अनुपात आपको इतना दे देगा, ठीक है। 2 के साथ यह दे देगा, तो यहाँ पर 5 का आपको ज्ञात कर देना है। यहाँ पर जिस अनुपात में यहाँ पर किलोग्राम में वृद्धि हो रहा है, ठीक है, भार में वृद्धि हो रहा है, उसी अनुपात में यहाँ पर क्रिस्टल में भी क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, है ना। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे इसको यक्स भी चाहें तो आप मान सकते हैं, या फिर इसको चाहें तो आप वाई भी मान सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं, माना, यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर 2 प्रश्न आपको दे देगा, लिख देते हैं। माना 5 kg का पूछा हुआ है, लिख देते हैं माना 5 kg चीनी में यहाँ पे, चलिए यक्स ही लिख देते हैं, यक्स टल है, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिख दिया, और यहाँ पर भी राशियाँ सीधे समानुपात में हैं, लिख भी देते हैं यहाँ पे। यहाँ दोनों राशियाँ, चलिए दोनों राशियाँ करके लिख देते हैं, दोनों जो यहाँ पे चीनी है और एक क्रिस्टल है, दोनों राशियाँ सीधे समानुपात में है। तब देखिए यहाँ पर आपको दे देगा ना, यहाँ पे 2 किलो केजी में इतना क्रिस्टल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपस में संगत अनुपात हो जाएगा, और यहाँ पे 5 kg का हमने मान लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग अंश में रखते हैं, इसको हम सिंपल हर में रखेंगे, है ना। रख देते हैं, यहाँ पे 2 हो गया, और हर में कितना हो जाएगा, इसका संगत दे देगा वैल्यू 9 × 10 पर आपको 10 पर 6 दिया हुआ है, 10 है, 10 पर 6 दे देगा, ठीक है, बराबर। आपको 5 kg का पूछा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसमें मान लिया था कि यक्स क्रिस्टल है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हर में यक्स, है ना। सिंपल इसका हम लोग वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। आप यहाँ पे मानने को एक्स वाई भी मान सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हर में तो इसको वाई ही आपको मानना है ना, यह फिक्स नहीं है। आप यहाँ पे चाहें तो इसको यक्स भी मान सकते हैं, यहाँ पर वाई भी मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि हम लोगों ने यहाँ पे सारणी बनाकर प्रत्येक मान को नहीं लिखा हुआ है ना, यहाँ पर सिंपल हम लोग यक्स को, यहाँ पर यक्स हमने मान लिया, और इसको हम लोग जो भी 2 राशियाँ हैं, यहाँ पे जिस अनुपात में 2 किलो में इतना क्रिस्टल, तो यहाँ पे 5 किलो में, यहाँ पे इनका अनुपात आपस में बराबर ही रहेगा, है ना। जो के का वैल्यू रहेगा वो हमेशा बराबर ही रहेगा, अचर। चलिए, तो यहाँ पर यक्स का वैल्यू हम लोग सिंपल ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हर में है, यहाँ पर यह हर में बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, अंश में हो जाएगा। जो यहाँ पर अंश वाली राशि वो उधर बराबर के उधर, ये हर में रहेगा, अंश में चला जाएगा, जो अंश में है हर में। चलिए सिंपल हम लोग यक्स का वैल्यू ज्ञात कर देते हैं, बराबर के इधर 5 है ही, यहाँ पे 2 गुणा में है। चलिए यहाँ पर पहले हर वाले को अंश में ले जाते हैं, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 पे घाते 6 है, ठीक है। यहाँ पे हर में था, बराबर के उधर अंश में चला गया। अब यहाँ पे 2 अंश में था, बराबर के उधर हर में चला जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। यक्स बराबर 5 9 45, यहाँ पर ये 45 हो गया, गुणते 10 पर घात 6 है। अब यहाँ पर 2 से भाग देना बाकी। चलिए यहीं पर हम लोग 2 से भाग दे लेते हैं। यहाँ पे 2 दूना 4, 2 बार भाग चला जाएगा, फिर 2 दूना 4, 2 बार भाग चला गया। अब फिर यहाँ पर दशमलव बिंदु लगाएंगे। यहाँ पे 5 में से जब 2 मतलब 5 में से 4 घटाएगा तो बचेगा 1 और 0, 10 हो गया। और यहाँ पे 2 5 10, यहाँ पे 22.5 मिला, गुणते आपको 10 पर घाते आपको 6 प्राप्त हुआ, ठीक है। इतने ही क्रिस्टल मिलेंगे, कितने में, 5 किलो में, ठीक है। लिख देते हैं 5, अतः 5 चलिए केजी लिख देते हैं, या फिर चलिए किलो ही करके लिख देते हैं। 5 किलो चीनी में 22.5 गुणते 10 पर 6 घात इतने क्रिस्टल हैं, ठीक है। चलिए उत्तर में आपको मानक रूप में लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको भी मानक रूप में लिख देते हैं। मानक रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे
यहाँ पे एक अंक बाद ही दशमलव बिंदु होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग 10 से गुणा भी कर देते हैं, 10 से भाग भी कर देंगे। 10 से भाग दे देंगे, दशमलव बिंदु यहाँ पर चल जाएगा, लेकिन 10 से आपको गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक घात में इसमें वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। 10 का एक और गुणनखंड आ जाएगा, तो या फिर इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2.25 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक घात वृद्धि हो जाएगा, 10 पर घात यहाँ पे 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतने क्रिस्टल आप लिख दीजिएगा, ठीक है। यह भी मान सही है और यह भी मान सही है ना, मानक रूप में लिखना रहेगा तो यह सही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 7वां प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं सेकंड प्रश्न में। सेकंड प्रश्न में आपको दे देगा ना 1.2 kg में 1.2 kg में आपको क्रिस्टल पूछा हुआ है, लिख देते हैं। माना 1.2 kg में यहाँ पे यक्स या वाई जो कुछ भी माना है मान लीजिए, चलिए वाई ही मान लेते हैं, वाई क्रिस्टल है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये राशियाँ क्या है, हमने पहले ही लिख दिया, फर्स्ट वाले प्रश्न में भी लिखा था कि यहाँ पर ये राशियाँ दोनों राशियाँ सीधे समानुपात में हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं, डायरेक्ट इसका वैल्यू प्रतिस्थापित कर देते हैं। यहाँ पे 2 किलो केजी में, मतलब 2 kg में यहाँ पे इतने क्रिस्टल है, तो यहाँ पे जिस अनुपात में यहाँ पे 2/10 पर घाते 9 × 10 पर घाते 6 बराबर, जिस अनुपात में यहाँ पर 2 किलो में इतना क्रिस्टल, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अनुपात आपको बराबर होगा, जो कि आपको दे देगा 1.2, ठीक है। इसका वैल्यू 1.2 है, और यहाँ पर हमने सिंपल माना हुआ वाई, और वाई का ही वैल्यू आपको ज्ञात कर लेना है। चलिए, यहाँ पर तिरक गुणा कर देते हैं, वाई यहाँ पर अंश में चला जाएगा, वाई अंश में चला गया, यहाँ पर 1.2 ही रहेगा। यहाँ पर हर महीने बराबर उधर 95 कर देंगे, अंश में हो जाएगा, ठीक है। पर 1.2 है, ठीक है, 1.2 गुणते 9 × 10 पर घाते 6 है, ठीक है, ये हो गया। और हर में यहाँ पर आपका, यहाँ पे 2 अंश में था, हर में चला जाएगा। चलिए, y बराबर यहाँ पे 9 का हम लोग गुणा कर देते हैं, या फिर चाहे तो आप भाग भी दे सकते हैं ना। चलिए, पहले हम लोग भाग ही दे लेते हैं। यहाँ पे भाग दे देंगे तो 0.6 हो जाएगा, ठीक है। 1.2 में 2 से भाग दे देंगे तो 0.6 हो गया, गुणते 9 × 10 पर घात 6। लिखते हैं y बराबर यहाँ पे 9 × 6 = 54, या 6 × 9 = 54 हो जाएगा, और एक अंक बाद दशमलव बिंदु लगेगा, तो यहाँ पे एक अंक बाद हमने दशमलव बिंदु लगा दिया, गुणते 10 पर घाते 6, ठीक है। अतः लिख देते हैं, अतः 1.2 kg चीनी में 5.4 × 10 पर घाते 6 क्रिस्टल रहेगा, है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड प्रश्न भी हल हो गया। प्रश्न नंबर 8 दे दिया गया, रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पे 18 किलोमीटर निरूपित करती है। यहाँ पे दे दिया गया, वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर दूरी तय करती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी, ठीक है, क्या होगी आपको बताना है। यहाँ पर पैमाना है, और जो यहाँ पे वास्तविक मान है, जो मतलब वो दूरी तय करेगी, ठीक है, वो वास्तविक मान हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे 18 किलोमीटर, यहाँ पे यह जो अनुपात रहेगा, इसका अनुपात, और यहाँ पर जो पैमाने में दिखा रहा है, ठीक है, जो पैमाने में रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, और यहाँ पर इसको रख देंगे हर में, ठीक है। इसका भी अनुपात आपको बराबर ही प्राप्त होना चाहिए, है ना। यहाँ पर यह मान इसके संगत है, और यहाँ पे इसका संगत मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है, जो यहाँ पर वह अंश में ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर इसका और इसका अनुपात, और तो यहाँ पर हम लोग उसको मानना पड़ेगा, है ना। उसके लिए यहाँ पे जो मानचित्र में, ठीक है, मानचित्र में यहाँ पे 72 किलोमीटर के लिए, हालांकि यहाँ पर आप गुणा करके भी ज्ञात कर सकते हैं। 18 में जो यह हर वाली राशि है ना, ये कितना गुना हो गई, 18 चौक 72 हो गया, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। आपको पता है, मतलब पैमाना जो प्राप्त होगा ना, वह 4 सेंटीमीटर है। पैमाने पर वहाँ पे 4 सेंटीमीटर दूरी तय की है, और यहाँ पे वास्तविक में उसने 72 किलोमीटर तय किया हुआ है ना। चलिए, फिलहाल में हम लोग उसका मान लेते हैं, है ना। लिख देते हैं माना, या और वो जो भी दूरी रहेगा पैमाने पे, मानचित्र पर, वह सेंटीमीटर में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटीमीटर है, और यहाँ पर ये वास्तविक मान रहेगा, वो किलोमीटर में दे दिया गया है। लिखते हैं माना मानचित्र में तय की गई दूरी, यहाँ पे चलिए x लिख देते हैं, सेंटीमीटर है, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ दोनों राशियाँ सीधे समानुपात में है, ठीक है। हमेशा हम लोग x1/y1 बराबर
x2 बटा y2, इसी नियम का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग x1 x2 नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग जो भी वैल्यू रहेगा उस मान को हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे देगा ना 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे 18 किलोमीटर, इसका अनुपात आपको बराबर रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे इसका संगत मान है, यहाँ पे 1/18 यह संगत मान है। और यहाँ पे दूसरे का जो यहाँ पे सेंटीमीटर वाला था, यहाँ पर इसको हमने मान दिया x, ठीक है। इसको इसका वैल्यू आपको याद कर देना है। जो यहाँ पर मानचित्र में है, मानचित्र में यहाँ पर सेंटीमीटर में है, और यहाँ पर सड़क पर अपनी गाड़ी को यहाँ पर 72 किलोमीटर दूरी तय की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हर में क्या है, 72 है, ठीक है। इनका अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। आप चाहें तो ज्ञात करने के बाद इसका यहाँ पे x का वैल्यू रखकर प्रतिस्थापित करके हल करेंगे ना, तो हमने बताया यहाँ पर 4 ही आपको प्राप्त होगा, बाकी इसको हल करते हैं। यहाँ पे हर में, यहाँ पे गुणा कर देंगे, अंश में चला जाएगा। यहाँ पे 1 में 72 गुणा कर देंगे, 72 हो जाएगा। और यहाँ पे 18 और यहाँ पे बराबर उधर x, 18 चौक 72 होता है, 4 मतलब 4 प्राप्त होगा, बराबर उधर x। या फिर इसको हम लोग सीधा करके लिख देते हैं, x का वैल्यू आपको 4 ज्ञात हुआ, अतः लिख देते हैं, अतः रश्मि द्वारा, यहाँ पे रश्मि ही दिया था, रश्मि द्वारा मानचित्र पर तय की गई दूरी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर ये प्रश्न हल हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर इसके संगत मान का अनुपात यदि हम लोग ज्ञात करते हैं, यहाँ पर 4 मतलब 4 रखकर हम लोग आंसर को विभाजित करते, तो यहाँ पर भी 1/18 1/18 प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर k का वैल्यू आपको जो अचर रहेगा ना, कांस्टेंट, उसका मान हमेशा आपको बराबर ही प्राप्त होना चाहिए। जो भी दो राशियाँ देगा उसके यहाँ पर हम लोग यदि संगत मानों का अनुपात ज्ञात कर देंगे तो हमेशा आपको बराबर ही प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पर भी वैल्यू हम लोग 4 प्रतिस्थापित करके हल करें ना, तो यहाँ पर भी इसका वैल्यू भी 1/18 ही आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रश्मि द्वारा मानचित्र पर तय की गई दूरी हमने ज्ञात कर दिया, जो कि आपको 4 सेंटीमीटर ज्ञात हुआ। प्रश्न नंबर 9 दे गए, एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खम्भे की छाया यहाँ पे 3 मीटर, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, उसी समय पर ज्ञात कीजिए यहाँ पे 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खम्भे की छाया की लंबाई, ये आपको बताना है। और यहाँ पे देखो उस खम्भे की ऊंचाई की ज्ञात कीजिए जिसकी छाया यहाँ पे 5 मीटर है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपको ज्ञात कर देना। तो यहाँ पर दे देगा है ना, यहाँ पे इतना मीटर ऊंचा जो खम्भा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है खम्भा, तो यहाँ पर दे देगा ना इस खम्भे की छाया इतना, यहाँ पे दे देगा जो भी लंबाई आपको दे देगा। यहाँ पर जो खम्भा है और उसकी छाया है, यहाँ पर इनका जो भी संगत मान रहेगा और यहाँ पर भी उसका भी संगत मान आपको बराबर होगा, है ना। तो जो यहाँ पर खम्भे का ऊंचाई है और यहाँ पे जो छाया की लंबाई रहेगा, इनका भी संगत मान आपस में बराबर ही रहेगा, है ना। और चलिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, चूँकि यहाँ पर अंश और को हमें विभाजित करना है ना, तो यहाँ पे हम लोग इन राशियों को हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर में ही मतलब बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 मीटर मतलब 1 मीटर में हमें पता है ना कि 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे 500 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो 560 सेंटीमीटर हो जाएगा, 560, ठीक है। और यहाँ पे 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, 320 सेंटीमीटर सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पर 320 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से यहाँ पे 100 मतलब 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 मीटर बराबर 1000 हो जाएगा, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर और प्लस उसमें हम लोग 50 जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, फिलहाल मान लेते हैं, हम लोग लिख देते हैं, माना लिख देते हैं 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे खम्भे की छाया यक्स, चलिए सेंटीमीटर में ही हम लोग बदलेंगे, इसको लिख देते हैं सेंटीमीटर है, ठीक है। चाहे तो आप वाई भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे जिस अनुपात में यहाँ पर इसका, ठीक है, यहाँ पर खम्भे का जो भी ऊंचाई दे देगा और यहाँ पे उसकी छाया दे देगा, तो यहाँ पे जिस अनुपात में यहाँ पर कमी हो रहा है ना, यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊंचाई में नहीं वृद्धि हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 5 मीटर 60 सेंटीमीटर देगा, यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर देगा। जिस अनुपात में यहाँ पर खम्भे की लंबाई में वृद्धि हो रहा है, उसी अनुपात में यहाँ पर जो छाया की लंबाई रहेगी ना, उसमें भी वृद्धि होगा, है ना। तो यहाँ पे चलिए संगत मानों को हम लोग साथ में लिखते हैं। यहाँ पर यह इसके संगत मान है, ठीक है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा अंश में, यह हो जाएगा हर में, लिख देते हैं। जो कि दे देगा ना 5 मीटर, यहाँ पे देख लीजिए आपको मान देगा, यहाँ पे लिखते भी हैं पहले। यहाँ दोनों राशियाँ जो कि आपको दे देगा, एक में खम्भे की लंबाई और एक में दे देगा छाया की लंबाई, यहाँ दोनों राशियाँ सीधे अनुपात में हैं या समानुपात में हैं, इसलिए तब
यहाँ पर हम लोग संगत मानों को लिखते हैं। यहाँ पर इसको हमने बताया कि 5, यहाँ पे सबको हम लोग सेंटीमीटर में ही कर लेंगे, ठीक है, एक मात्रक में ही कर लेंगे। यहाँ पे 500 हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर, और यहाँ प्लस 60 मीटर, 560 सेंटीमीटर लिख देते हैं। 560 हो गया, ये अंश में रहेगा। और यहाँ पे इसके संगत जो भी छाया दे दिए गए, यहाँ पे 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर दे दिए गए, तो यहाँ पे 300 हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे 320 लिख देते हैं, हर में 320, ठीक है, और बराबर। और यहाँ पर भी हम लोग उसी प्रकार से करते हैं। अंश में आपको खंभे की ऊंचाई रखना है, खंभे की ऊंचाई आपको ही दे देगा, है ना। तो यहाँ पर 10 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो यहाँ पे यह 1000 हो जाएगा। 1000 में आपको 50 जोड़ देना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1050, 1050 हो गया। और हर में हमने लिख दिया खंभे की छाया, यहाँ पर हमने x माना हुआ है। बस सिंपल आपको इसको हल करना है। यहाँ पर जो भी यहाँ पर इसका अनुपात और यहाँ पर इसका अनुपात, ये आपस में बराबर ही आएगा। चलिए इसको हल करते हैं। x का वैल्यू यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर अंश और हर को विभाजित भी कर सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं, यहाँ पे देखिए विभाजित कर देंगे तो क्या आपको प्राप्त होगा, 560 है, हर में है 320। पहले तो हम लोग 10 से भाग देंगे तो क्योंकि 0 समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे 56 बटा आपको 32 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे अंश और हर 4 से विभाजित है, 4 वाटे 4 का पहाड़ा 8 पर पढ़ देंगे, 4 वाटे 32। यहाँ पे 4 एकम 4, 5 में से 4 घटा देंगे, बचेगा 1 और 6 16। यहाँ पे 4 चौका 16। चलिए अभी विभाजित है, अभी यहाँ पर हो गया 14 बटा 8 हो गया, लेकिन अभी विभाजित है तो यहाँ पे 2 से विभाजित है, 2 साते 14, 2 चौका 8, इतना हो जाएगा। अंश और को हमने विभाजित कर दिया तो 7 बटा आपको 4 प्राप्त हुआ। और यहाँ पर है 10 50, ठीक है, 1050 है बटा x। अब यहाँ पे त्रिगुणा कर देते हैं, यहाँ पर ये अंश में चला जाएगा, ये अंश में हो गया। और यहाँ पे बराबर को उधर है 1050, यहाँ पे हर में अंश में चला जाएगा, और यहाँ पे हर में हो जाएगा 7। 7 से यह राशि विभाजित होगा, है ना। 7 से हम लोग भाग दे लेते हैं यहाँ पर, या फिर चलिए डायरेक्ट हम लोग यही भाग दे लेते हैं। यहाँ पे विभाजित होगा, ठीक है। 7 एकम 7, एक बार भाग चला जाएगा। यहाँ पे 10 में 7 घटा देंगे, 3 बचेगा, और 3 और 5 35, 7 5 35, 7 5 35 हो गया, एक 0 है लगा दीजिए। यहाँ पे 4, 15 के 15, 15 दूना 30, और 15 यहाँ 45, 15 चौका 60 होता है, तो यहाँ पे 15 चौका 60 हो गया, एक 0 है लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 600 आपको प्राप्त हुआ, और ये इसको हम लोग बदल देंगे, है ना। यह आपको प्राप्त हुआ सेंटीमीटर में, है ना। और इसको हम लोग यदि मीटर में लिखना रहेगा तो हम लोग किस प्रकार से लिख देंगे, x का वैल्यू हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो यहाँ पर इसको हम लोग सिंपल हम लोग 6 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं। अतः जो हमें प्रश्न दे दिया था, जो प्रश्न पूछा था, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे खंभे की छाया इतना है, 6 मीटर है, ठीक है। जो कि यहाँ पर हमने पहले सेंटीमीटर में ज्ञात किया, फिर हमने इसको मीटर में बदल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर यही ज्ञात हो गया, जो भी 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर ऊंचे खंभे की छाया थी, ये हमने ज्ञात किया, तो यहाँ पर आपको 6 मीटर ज्ञात हो गया। सेकेंड में आपको पूछा हुआ है उस खंभे की ऊंचाई जिसकी छाया आपको दे देगा 5 मीटर है, लिख देते हैं। माना, यहाँ पर भी हम लोग x मान लेते हैं, माना यहाँ पे खंभे की ऊंचाई, अब देखते हैं यहाँ पे मीटर में ही लिख देते हैं, जो भी आएगा मीटर और सेंटीमीटर में उसको हम लोग बदल लेंगे। माना खंभे की ऊंचाई x मीटर है जब उसकी छाया 5 मीटर है, ठीक है। यही आपको प्रश्न पूछा हुआ है। अब यहाँ पर भी राशियाँ सीधे समानुपात में लिख देते हैं, राशियाँ सीधे समानुपात में हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग सीधे समानुपात का नियम लगा देते हैं। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पे इसका संगत मान आपको जो भी दे दिया गया था उसको हम नोट करते हैं। 5 मीटर, यहाँ पे 5 मीटर 60 सेंटीमीटर दे दिया गया था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 560 सेंटीमीटर में हमने बदल दिया सबको। और इसे यहाँ पे इसके संगत यहाँ पे लंबाई दे दिया गया खंभे की ऊंचाई, और यहाँ पे इसके संगत छाया की लंबाई आपको दे दिया था 320 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे अंश में आपको खंभे की लंबाई रखना है, तो खंभे की लंबाई यहाँ पर इसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल x लिख दिया, और यहाँ पर हम लोग को छाया की लंबाई हमें पता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी छाया 5 मीटर है, तो इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में बदल देते हैं ना।
यहाँ पे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ पे यह हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। यहाँ पर सभी हम फिलहाल में बोल रहे हैं कि सभी मानों को यहाँ पर हमने सेंटीमीटर में बदल दिया, लेकिन यहाँ पर जब भी आप प्रश्नों को हल करेंगे तो यहाँ पे अंश वालों को ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर जो भी अंश में मात्रक रहेगा वो मात्रक सेम होना चाहिए और हर का मात्रक सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो हर का मात्रक है भी हमने सेंटीमीटर में कर दिया और अंश में यहाँ पर जो भी था मात्रक ये भी सेंटीमीटर में कर दिया, क्योंकि यहाँ पर दोनों लंबाई दे दिया गया था। अलग अलग प्रश्नों के लिए अलग अलग आपको मात्रक दे देगा। ठीक है, अलग अलग मापक आपको दे देगा। चलिए तो यहाँ पर इसको हम लोग सिंपल हल करते हैं। यहाँ पर चाहे तो हम लोग अंश और हर को विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको विभाजित अभी हमने किया था पिछले प्रश्न में, यहाँ पे फर्स्ट वाले प्रश्न में किया था। तो यहाँ पे 7/4 आपको प्राप्त हुआ था। इसको अंश और हर को विभाजित कर देंगे तब 7/4 प्राप्त हो जाएगा। x/500 है। यहाँ पे चलिए हम लोग तिर्यक गुणा कर देते हैं। यहाँ पे हर में अंश में कर देते हैं क्योंकि हमें x का वैल्यू चाहिए। 7 यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। नहीं, यहाँ पे 7/4 है। यह 7/4 यहाँ पे गुणते 500 हो गया, बराबर के उधर x है। चलिए यहाँ पर अंश को हम लोग विभाजित कर देते हैं तो यहाँ पे 7 रहेगा गुणते। यहाँ पे 4 एकम 4, एक बार तो भाग चला जाएगा। 5 में 4 घटा देंगे 1 और 0, 10 हो गया। 4 दूना 8। अभी 10 में से 8 घटा देंगे 2 बचेगा, 2 और 20, 4 5 20, इतना हो गया, बराबर के इधर x। चलिए इसका हम लोग गुणा कर देते हैं। 7 5 35 को 5 हासिल 3 आपको लगा। ठीक है, 3 लगा। 7 दूना 14, 14 में यहाँ पे 3 जोड़ देंगे, 4 3 7 होता है, 17 होगा। हासिल फिर 1 लगेगा। 7 एकम 7, 1 हासिल 8, 875 प्राप्त हुआ जो कि x का वैल्यू है। चलिए यह करके हम लोग लिख देते हैं सीधा करके, x बराबर 875 प्राप्त हुआ। ठीक है, और जो कि यदि आप इसको, यह आपको ज्ञात हो गया सेंटीमीटर में, है ना, या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे x बराबर, इसको हम लोग 8, यहाँ पे यह 800 है ना, 800 और 75 को हम लोग अलग कर दें तो 800 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 8 मीटर लिख सकते हैं, और यहाँ पे 75 सेंटीमीटर को हम लोग अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अतः लिख देते हैं, अतः देते हैं खंभे की ऊंचाई 8 मीटर 75 सेंटीमीटर है, जिसकी आपको छाया दे देगा था, जिसकी छाया 5 मीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार सेकेंड भी प्रश्न हल हो गया। प्रश्न नंबर 10 दे दिए गए, माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वहीं रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी कर पाएगा, यही आपको बताना है। तो यहाँ पे जिस अनुपात में आपको यहाँ पर समय है ना, यहाँ पे 5 मिनट दे दिए गए और यहाँ पे घंटा है। जिस अनुपात में आपका समय बढ़ जाएगा ना, वो यहाँ पे मतलब जितना गुना समय बढ़ेगा उतना ही गुना यहाँ पर दूरी भी वृद्धि होगा। तो देखिए यहाँ पर समय है आपको दे देगा है मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जो भी आपको दो राशियों का तुलना करना रहे ना, यहाँ पर हमें पता है ना कि एक राशि का हम लोग तुलना करेंगे x1 बटा यहाँ पे y1 रहेगा और यहाँ पे x2 बटा y2 रहेगा, है ना। तो यहाँ पर जो भी अंश वाली राशियाँ हैं, यह दोनों राशियाँ, इन दोनों का मात्रक सेम होना चाहिए, और जो भी हर वाली राशियाँ हैं यहाँ पे इन दोनों का मात्रक सेम होना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर दे देगा है मिनट में, है ना, तो यहाँ पर इसके संगत मान की बात करें तो यह आपको मिनट में दे दिए गए, और यहाँ पर जब यहाँ पर x2 आपको पूछा हुआ है ना, तो यह आपको घंटे में पूछा हुआ है। ठीक है, यह आपको घंटे में पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हर वाली मान जो है यहाँ पर यह किलोमीटर में है, तो यहाँ पर यह भी तो हमें, ठीक है, ये जो ज्ञात होगा वो तो हमें किलोमीटर में ही ज्ञात होगा, लेकिन यहाँ पर हमें अंश को सही करना पड़ेगा, है ना, अंश को सही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मिनट में दे देगा, यहाँ पर आपको घंटा में दे देगा, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे घंटे को ही बदल लेते हैं। ठीक है, घंटा में आपको दे देगा 5 घंटा। ठीक है, और हमें पता है कि 1 मिनट में मतलब 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो यहाँ पर हम लोग यदि सिंपल हम लोग 5 यहाँ पर फिलहाल में घंटे में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 5 यहाँ पे गुणते, हम लोग 60 का गुणा कर देंगे ना, 5 गुणते 60, तो यह हो जाएगा मिनट में, है ना। तो यहाँ पे 6 5 3, 300 हो जाएगा मिनट। ठीक है, तब यहाँ पे अंश वाली राशि भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगा, मात्रक अंश का सेम हो जाएगा, और हर का तो हम लोग मान लेंगे कि किलोमीटर में ज्ञात होगा। ठीक है, चलिए हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने इस बात का आप ध्यान रखेंगे, 5 घंटे के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, 300 रखेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर मात्रक अंश का सेम होना चाहिए। लिखते हैं माना, ठीक है, माना रहेगा ट्रक ही है, माल से लदा हुआ ट्रक ही, माना ट्रक 5 घंटे जिसको हमने मिनट में बदला था ना, तो क्या ज्ञात हुआ था, 300 मिनट, यहाँ पे 300 मिनट। माना 5 घंटे में, पर चलिए y ही मान लेते हैं, y किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, हमने यह मान लिया। अब यहाँ पे ये जो राशि दे देगा है ना, जो दोनों राशियाँ आपको दे देगा है, समय और यहाँ पे दूरी,
यहाँ पे दोनों दूरियाँ सीधे समानुपात में ही है ना, सीधे समानुपात में। जिस समय यहाँ पर 25 मिनट में 14 किलोमीटर चला है ना, तो जिस अनुपात में यहाँ पर समय बढ़ा हुआ है उसी अनुपात में यहाँ पर दूरी भी बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ दोनों राशियाँ सीधे समानुपात में हैं, तब यहाँ पे 15 का संगत मान आपको दे देगा। यहाँ पे इन दोनों राशियों का हम अनुपात लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 25 मिनट है और यहाँ पे 14 किलोमीटर है। यहाँ पे लिख देते हैं 25 मिनट और यहाँ पे 14 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो इसका अनुपात और जो रहेगा, आपको पूछा हुआ है यहाँ पर 25 मिनट में 14 किलोमीटर, तो उसी प्रकार से यहाँ पे 5 घंटे में यहाँ पे 300 मिनट होता है, तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया मिनट। ठीक है, यहाँ पर हमने मात्रक दोनों सेम किया। ठीक है, तभी आपका उत्तर सही आएगा, अन्यथा उत्तर गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे किलोमीटर के लिए हमने यहाँ पर सिंपल हर में वाई माना हुआ है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सिंपल ज्ञात करते हैं। यहाँ पे तिरे गुणा कर देते हैं, वाई यहाँ पर हर में अंश में चला जाएगा और यहाँ पे 300 और यहाँ पे यह अंश में यह हर में चला जाएगा। यहाँ पे हर में 25 आ गया, यहाँ पे हर में या अंश में चला जाएगा, यहाँ पर ये 14 हो गया। चलिए यहाँ पे 25 चौका 100 होता है। यदि हम लोग इसके गुणनखंड करके यदि हम लोग अलग से लिख दें ना, यहाँ पे यदि हम लोग 300 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 3 गुणते 100 लिख सकते हैं। 3 गुणते 100 लिख देंगे तो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 25 से हम लोग भाग देंगे ना, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 12 बार में ये विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट विभाजित कर देते हैं, यहाँ पर 12 बार में विभाजित हो जाएगा। 25 चौका 100 होता है, 4 बार में विभाजित हो जाएगा, 4 में 3 का गुणा करेंगे, 4 3 12 प्राप्त हो जाएगा, गुणते यहाँ पे 14। यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को सिंपल गुणा कर दीजिए, 12 चौका 48 को 8। ठीक है, 12 चौका 48 को 8, हासिल 4 लगा और यहाँ पे 12 कम 12, 12 में 4 जोड़ देंगे, 12 4 16 हो जाएगा। ठीक है, और यह ज्ञात हुआ आपको किलोमीटर में। ठीक है, लिख देते हैं, अतः ट्रक 5, अब इसको 5 घंटे लिख दीजिए। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमने इसको मिनट करके ज्ञात किया था। अतः 5 घंटे में ट्रक यहाँ पे 168 किलोमीटर दूरी तय कर पाएगा। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था और यही इस प्रश्न का हल है। इस प्रश्नावली में कुल 10 ही प्रश्न था, 200 प्रश्न हल हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।